डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी आउटर लेयर है अर्थ क्रस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें चट्टानों का कंपोजिशन होता है और थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको रॉक्स के बारे में बताऊंगा। रॉक्स भी सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स बहुत तरह की होती हैं, परंतु आपको जो चट्टानें जिनसे मृदा बनती है उनके बारे में ही आपको सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। वैसे तो मिनरल्स देखें तो मिनरोलॉजिकल इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मिनरोलॉजी है, उसने लगभग 5650 मिनरल्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, परंतु जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उन्हीं के बारे में आपको स्टडी करनी है जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो रॉक्स यानी चट्टान, डेफिनेशन क्या है रॉक्स की कि रॉक्स में बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स and properties of rocks depends upon the properties of minerals. The rocks which are composed of minerals depends upon the properties of minerals of which these have been composed. अब इसकी डेफिनेशन में आप पढ़ रहे हैं कि एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ का मिश्रण है वह चट्टान है। तो एक खनिज की बात करें तो लाइमस्टोन ऐसी रॉक है जिसमें सिर्फ एक खनिज होता है। लाइमस्टोन में कैल्साइट खनिज होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लाइमस्टोन ये एग्जाम्पल है ऐसी रॉक का जिसमें सिर्फ एक ही मिनरल होता है। इसी तरह से क्वार्ट्जाइट भी रॉक है, उसका मेनली क्वार्ट्ज से कंपोज्ड ऑफ होती है, क्वार्ट्ज से बनी होती है क्वार्ट्जाइट। तो ये ऐसी रॉक है जिसमें सिर्फ एक मिनरल है और बहुत सारी ऐसी रॉक्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा मिनरल है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, ग्रेफाइट, ये इस तरह की हैं जिसमें कई मिनरल्स मिलके बने हुए होते हैं। आगे आप पढ़ोगे कि ग्रेफाइट जैसे ग्रेनाइट ही है तो उसमें कौन कौन से डिफरेंट मिनरल्स हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म हैं, विशेषताएं हैं, वह खनिज पदार्थों की विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। इनके ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्पत्ति पॉइंट ऑफ व्यू से रॉक्स को 3 भागों में बांट सकते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी आग्नेय चट्टानें, अवसादित चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है? रॉक्स विच फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा ऑन और बीनीथ द सरफेस आर नोन एज इग्नियस रॉक्स। वे चट्टानें जो मैग्मा या लावा के ठंडे होने से और इसके जमने से सतह पर या सतह से नीचे, ठंडे होने से और जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैग्मा और लावा 2 शब्द हैं। मैग्मा का मतलब ये दोनों ही मेल्टेड रॉक्स को
पिघली हुई चट्टान का ही रूप है मैग्मा भी और लावा भी। मैग्मा है वह सरफेस के नीचे वह भले ही 2 किलोमीटर नीचे हो या 4 किलोमीटर नीचे हो या 10 किलोमीटर नीचे हो या 20 किलोमीटर नीचे हो, सरफेस के नीचे जो मेल्टेड मटेरियल है रॉक का उसको मैग्मा बोलते हैं। और जो ज्वालामुखी के माध्यम से कोई दरार के वजह से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। तो मैग्मा और लावा में ये अंतर है दोनों में मेल्टेड रॉक है। एक सतह से नीचे की स्थिति है और एक सतह पर जो स्थिति है, तो ये मोल्टन रॉक है मैग्मा और लावा। और जब सतह के नीचे ठंडी होती है, मैग्मा सतह के नीचे ठंडा होता है, तो सतह के नीचे चूंकि तापमान ज़्यादा रहता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि पृथ्वी की सतह से जिस तरह से कोर की तरफ चलते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और कोर पर लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये जो है सतह के नीचे है, चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मैग्मा का ठंडा होने की दर स्लो होती है, धीरे धीरे ठंडा होता है मैग्मा, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसके क्रिस्टल साइज बहुत अच्छी तरह से बनते हैं, बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। और लावा है ये चूंकि सरफेस पर मेल्टेड रॉक आ जाती है तो ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, समुद्र के तल पर होता है तो पानी के कांटेक्ट में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है, ये फास्ट होती है और फास्ट होने की वजह से इसके जो ग्रेन्स हैं ये छोटे बनते हैं, छोटी साइज़ के, पूरे डेवलप नहीं हो पाते हैं, ग्रेन साइज़ छोटी साइज़ के बनते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है। आगे आपको जो रॉक्स बताएंगे उसमें भी ये डिफरेंस हो जाएगा कि ये जो इंट्रूसिव शब्द है ये सरफेस के नीचे है, इसी आधार पर ही इनको बांटा गया है, ओरिजिन के आधार पर कि ये सतह के नीचे मैग्मा ठंडा होता है और सॉलिडिफाई होता है, इसलिए इनको इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स को 2 भागों में। और ये सतह के ऊपर होता है इसलिए इसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण है ग्रेनाइट और सेनाइट, और ये एक्सट्रूसिव का उदाहरण है बेसाल्ट और रायलाइट। अब इसमें जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रेनाइट है चूँकि ये अंदर कूलिंग हो रही है तो यहाँ पर ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन, हार्ड, मैसिव, कोर्स ग्रेन्ड जो स्ट्रक्चर है, चूँकि स्लो कूलिंग होती है यहाँ पर तो ये कोर्स ग्रेन्ड है। हार्ड तो दोनों ही हैं, इग्नियस रॉक तो हार्ड ही होती है, तो हार्ड, ये भी हार्ड है। वेरी कॉम्पैक्ट इसको कहा है, कॉम्पैक्ट ये जो बेसाल्ट है। इसमें इग्नियस रॉक्स में जो इम्पोर्टेंट रॉक्स हैं वह सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। वैसे तो ऑब्सीडियन भी है, प्यूमिस भी है, बहुत सारी इग्नियस रॉक्स हैं, परंतु ये इम्पोर्टेंट है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर बताई है कि ये क्रिस्टलाइन, हार्ड, मैसिव और कोर्स ग्रेन्ड है, जबकि बेसाल्ट है माइक्रो क्रिस्टलाइन है, ये सरफेस के ऊपर यहाँ कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है तो इसके क्रिस्टल्स बहुत छोटे बनते हैं, इसलिए इसको माइक्रो क्रिस्टलाइन, परंतु कॉम्पैक्ट इग्नियस रॉक, कोई भी इग्नियस रॉक हो ज़्यादा कॉम्पैक्ट ही हैं। हालांकि इग्नियस रॉक्स में भी कुछ रॉक्स ऐसी हैं जो बिल्कुल एकदम ठंडी हो जाती हैं, उसका एग्जाम्पल है ऑब्सीडियन। ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो बिल्कुल बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो उसमें ग्रेन साइज अच्छी तरह से नहीं बन पाती है, और ये कांच की तरह से है। इसको नेचुरल ग्लास भी बोलते हैं ऑब्सीडियन को।
नेचुरल ग्लास, प्राकृतिक ग्लास है। और जब इसकी क्लीवेज देखते हैं टूटने की, तो कांच जिस तरह से टूटता है, पेना हो जाता है, उसी तरह से ऑब्सीडियन रॉक है, ये टूटती है तो बहुत पेनी हो जाती है, शार्प हो जाती है, तो इसीलिए इसको नेचुरल ग्लास भी बोलते हैं। इसी तरह से इग्नियस रॉक्स का एक उदाहरण है प्यूमिस, झांबा बोलते हैं इसको हिंदी में, ऑब्सीडियन को ऑब्सीडियन ही बोलते हैं। तो ये जो है प्यूमिस है, ये भी सरफेस वाली है और इसमें वैक्यूल्स रह जाते हैं, अंदर छिद्र रह जाते हैं, और छिद्र रहने की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, हल्की होती है, और ये पानी के ऊपर तैरती है। ये रॉक ऐसी है जो पानी के ऊपर तैरती है, इसके अंदर गैसेज भरी रहती हैं और खाली स्पेस है, वॉइड जिसको बोलते हैं, VOID, वॉइड रहते हैं इसमें प्यूमिस में, और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से पानी पर तैरती है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1.0। पानी का जो घनत्व है ये 1.0 होता है। रॉक्स का आपको बताया था, अर्थ सरफेस पर जो है बिल्कुल उनका 2.6 से 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो उनका काफ़ी ज़्यादा है। ये प्यूमिस है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इस तरह से ग्रेनाइट मैंने आपको बताया, इसमें जो मिनरल्स हैं, चूँकि रॉक्स का प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो भले केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, वो मिनरल्स के ऊपर निर्भर करती है। तो ये जो है ग्रेनाइट है, ये लाइट कलर्ड है। क्यों है लाइट कलर्ड? क्योंकि ये मिनरल्स ऑर्थोक्लेज, फेल्डस्पार, माइका, क्वार्ट्ज और हॉर्नब्लेंड, इन मिनरल्स से कंपोज होती है, इन मिनरल्स से बनी हुई होती है ग्रेनाइट। और ये मिनरल्स हैं, ये लाइट कलर्ड है। माइका में भी इसमें मस्कोवाइट माइका होती है। माइका में भी मस्कोवाइट और बायोटाइट, दो तरह की माइका होती है। बायोटाइट है वह डार्क कलर्ड है, मस्कोवाइट है वह लाइट कलर्ड है। इसलिए इसमें है वो मस्कोवाइट माइका होती है। इसमें बेसाल्ट में ऑर्थोक्लेज की बजाय प्लेजियोक्लेज होता है। फेल्डस्पार का एक वह है रूप, इसमें फेल्डस्पार है, ओगाइट है और मैग्नेटाइट है। ओगाइट और मैग्नेटाइट है, ये डार्क कलर्ड मिनरल्स हैं। तो ये मिनरल्स की वजह से लाइट कलर है, ये डार्क कलर है। इसकी डेंसिटी 2.5 से 2.8 होती है ग्रेनाइट की। बेसाल्ट की डेंसिटी 2.8 से 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसकी डेंसिटी है। ये लाइट कलर्ड है, ये डार्क कलर्ड है। वेदरिंग है, बेसाल्ट जल्दी वेदर हो जाता है, विघटन इसका जल्दी होता है, और ग्रेनाइट का विघटन लंबे समय लगता है, उसमें टाइम लगता है। वेदरिंग है इसकी फास्ट होती है, इसकी वेदरिंग है वह स्लो होती है। तो मिनरल्स के ऊपर वेदरिंग व केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ डार्क कलर्ड मिनरल्स की वेदरिंग जल्दी होती है, लाइट कलर्ड मिनरल्स की वेदरिंग स्लो होती है। तो ये आपको बताया है कि किस तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इग्नियस रॉक्स को, बेस्ड ऑन दी प्लेस वेयर इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। जहाँ पर ये ठंडी होती है और सॉलिड होती है, वहाँ उसके जगह के ऊपर इसको दो भागों में बांटा गया है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन और है, ये बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट। सिलिका कंटेंट के हिसाब से इग्नियस रॉक्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक।
एसिडिक में सिलिका कंटेंट है 65 से 85% होती है। न्यूट्रल में 65 से 55% तक होती है और इसमें 45 से 55%। इसको आप 55 से 65 इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिलिका कंटेंट के आधार पर इसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। एसिडिक में सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, न्यूट्रल में कम होता है और बेसिक में सबसे कम होता है। इसी आधार पर इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट और ये बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट में आप ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ग्रेनाइट एसिडिक है और बेसाल्ट बेसिक। तीसरा ये कर सकते हो कि ग्रेनाइट है वह रेजिस्टेंट टू वेदरिंग है और बेसाल्ट है दिस इज लेस रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। तो एक बार आपको मालूम चल गया कैरेक्टर्स का तो उसको डिफ्रेंशिएट आप कई कैरेक्टर्स लिख सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 3 डिफ्रेंशिएट ही करो, आप 5 डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, 8 तरह से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एक बार आपके समझ में आ गई तो उस चीज़ को आप लिख सकते हो। यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई इट इज़ एसिडिक, इट इज़ बेसिक, इट हैज़ सिलिका कंटेंट 65 to 85%, इट हैज़ सिलिका कंटेंट 45 to 55%। तो इस तरह से अलग अलग रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, लेस रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, लाइट कलर्ड, डार्क कलर्ड, कंपोजिशन लिख सकते हो, कौन कौन से इसमें मिनरल्स हैं, उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो इसमें। एसिडिक ग्रेनाइट, रायोलाइट, ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन आपको जो बताया था, जो नेचुरल ग्लास है, ये भी इसी ग्रुप में आता है, एसिडिक ग्रुप में। और न्यूट्रल ग्रुप में सेनाइट और डायोराइट, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। बेसिक ग्रुप में बेसाल्ट और गेब्रा। ये क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक्स का बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट। 2 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, बेस्ड ऑन द पोजिशन वेयर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस एंड बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट। अब सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। ये रॉक्स एक्चुअल में जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको मात्र रॉक भी कहते हैं। बाकी की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वह इग्नियस रॉक्स से ही बनती हैं। तो ये मात्र रॉक कह सकते हैं इनको, पेरेंटल रॉक्स हैं और इग्नियस रॉक्स ही हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जैसा कि नाम से ही है, सेडिमेंट या फ्रेगमेंट्स, रॉक्स के सेडिमेंट्स या फ्रेगमेंट्स के डिपोजिशन से बनती हैं ये रॉक्स। और इनमें जैसे पहले वाले आगे कैरेक्टर बताए थे आपको, इग्नियस रॉक्स के कैरेक्टर क्रिस्टलाइन है, नॉन लेमिनार हैं, राउंड पार्टिकल्स इसमें नहीं होते हैं, हार्ड, कॉम्पैक्ट और कंसोलिडेटेड है इग्नियस रॉक्स। परंतु सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसा नहीं है, ये लेमिनार है, इसमें लेयर्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, इसलिए इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स में लेयर्स नहीं होती हैं, ये बिल्कुल कंसोलिडेटेड होता है, मैसी होता है, हार्ड मैटर होता है। इसमें लेयर्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। और सेडिमेंट्री रॉक्स में सेडिमेंट्स रॉक्स के भी हो सकते हैं, फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं, और ये रेजिड्यूज हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग
ज़रूरी नहीं है कि इसमें इनऑर्गेनिक मेटीरियल ही हो, ऑर्गेनिक मेटीरियल भी होता है इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इस तरह से सेडिमेंट्स हैं वह वेदरिंग, सबसे पहले वेदरिंग होती है, वेदरिंग होती है तो ही टूटते हैं पार्टिकल्स में। और वेदरिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में डिपोजिशन, और डिपोजिशन के बाद में डायाजेनेसिस। एक शब्द है इसमें डायाजेनेसिस। इग्नियस रॉक्स मात्र रॉक्स हैं, उनके टूटने से, बिखरने से जो उनके पार्टिकल्स हैं या फ्रेगमेंट्स हैं या ऑर्गेनिक डेट्रीमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स हैं, वह सारे के सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वह हवा के द्वारा भी हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट, पानी के द्वारा भी हो सकते हैं, आइस के द्वारा भी हो सकते हैं, जिसको इरोजन, इसको इरोजन भी बोल सकते हैं, वेदरिंग इरोजन। और वह फिर डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे नहर में, नहर नहीं, अपन नदी भी नहीं कह सकते, नहर और नदी में तो बहता हुआ पानी होता है, तो वहाँ डिपोजिशन वाली प्रोसेस नहीं होती। लेक्स, तालाब, समुद्र, इनमें क्या है कि धीरे धीरे हवा से नहीं, पानी से या आइस से, अभी आपने ऋषिगंगा का हिम संकलन नहीं पढ़ा, तो उसमें क्या है, आइस का पार्ट है। आइस की वजह से जो पहाड़ के डेबरीज हैं, टुकड़े हैं पत्थरों के, वह सारे के सारे खिसक गए और इतने फोर्स से आए कि वह जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन था, जो भी प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर्स थी, सारी की सारी को डिमोलिश कर दी। तो इसमें कैरियर का काम किया वो आइस ने, उन पार्टिकल्स को, बोल्डर्स को, स्टोन्स को, रॉक्स को मोमेंट में उन्होंने काम किया आइस ने। इसी तरह से पानी के साथ भी नदी बहती हैं, नदियों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं, गोल बन जाते हैं, वो घिसने से बहुत छोटे टुकड़े भी बन जाते हैं। बजरी भी, नदी के पेंदे में बजरी भी निकालते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वह अल्टीमेटली रेत भी बन जाता है, मिट्टी भी बन जाती है। तो ये पानी है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हवा से भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को ले जाती है, पार्टिकल्स को ले जाती है, प्लांट पार्ट्स को ले जाती है, छोटे जीव जंतुओं को ले जाती है। तो ये सारे के सारे जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एयर, वाटर, आइस, और फिर डिपोजिशन एक पर्टिकुलर जगह पर, चाहे लेक्स हों, चाहे पॉन्ड्स हों, चाहे समुद्र हों, कहीं भी वह धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाती है। और उसके बाद में डायाजेनेसिस। डायाजेनेसिस का मतलब कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ these particles and conversion in rocks। वह जुड़ जाते हैं आपस में, और जुड़ने की वजह से अल्टीमेटली अनकंसोलिडेटेड मेटीरियल कंसोलिडेटेड हो जाता है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डायजेनेसिस हो गया रॉक्स में कन्वर्जन का। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनने में ये स्टेप्स हैं, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और डायजेनेसिस। इस तरह से जब ये बनता है तो लेयर्स बन जाती हैं, और इसीलिए इनको फोलिएटेड रॉक्स नहीं, लेयरिंग, इसको हिंदी में एक नाम है, लेयर स्तरीय
परतदार चट्टानें बन जाती हैं। परतदार चट्टानें भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है, लेयर्स बन जाती हैं, तो इनको परतदार चट्टानें भी बोलते हैं। अवसादी चट्टानों को परतदार भी बोलते हैं। अब ये जो चट्टानें हैं ये उतनी मैसिव नहीं होती हैं, लेमिनार नॉन लेमिनार हैं इग्नियस, तो ये लेमिनार चट्टानें हैं। तो इनके आप यदि कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक्स में सेल है, सेल SHALE, सेल। ये फाइन ग्रेन्ड, जब महीन कण हैं वह इकट्ठे होके और जम जाते हैं, जैसे सिल्ट है या क्ले पार्टिकल्स हैं, वह धीरे धीरे पानी में जमा हो जाते हैं और उनकी जो रॉक बनती है वह सेल। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइन ग्रेन्ड रॉक, स्मूथ सरफेस, इसकी सरफेस है स्मूथ होती है। अब ये सेल है, चूँकि स्मूथ सरफेस होती है तो स्लेट बनती है, इससे मेटामॉर्फिज्म हो जाता है इसका, तो सेल से स्लेट बनती है। और स्लेट में भी स्मूथ सरफेस होती है। पहले जब पढ़ते थे तो छोटे बच्चे है स्लेट ही काम में लेते थे, वही स्लेट है, रॉक ही है, वो मेटामॉर्फिक रॉक है स्लेट, जिसको काम में लेते थे, वो सेल से ही बनती है। कंटेन क्वार्ट्ज, फेल्सपार, कैल्साइट, डोलोमाइट इन ट्रेस अमाउंट्स। ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत ट्रेस अमाउंट में, इसमें सेकेंडरी मिनरल्स मैक्सिमम रहते हैं, डोमिनेंट इसमें स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, जबकि क्वार्ट्ज के पार्टिकल्स हैं, फेल्डस्पार के पार्टिकल्स हैं, ये बड़े साइज के होते हैं, तो ये ट्रेस अमाउंट में रहते हैं। सॉफ्ट कंपैरेटिवली, जैसे वह कॉम्पैक्ट थी इग्नियस रॉक, वेरी हार्ड उसको कैटेगराइज किया था ना, और ये है सॉफ्ट है। अलग अलग कलर्स में मिलती है। कलर्स अलग अलग मिलने का कारण क्या है कि उसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का कलर अलग अलग होता है। जैसे फेल्डस्पार की अपन फेल्सपार बोलते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन फेल्सपार भी मिलेगा आपको। फेल्सपार है, ये है, ये पिंक कलर में मिलता है। हालांकि बहुत सारे कलर्स इम्प्योरिटीज़ की वजह से कलर अलग अलग होते हैं। कलर बहुत ही ऐसा फीचर है जिसके आधार पर हम कोई भी मिनरल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से, परंतु इम्प्योरिटीज़ की वजह से कलर बहुत तरह के हो जाते हैं और इसी वजह से कलर को बहुत बढ़िया डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं माना जाता है। दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनको भी कंसीडर किया जाता है, तब जाके मिनरल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो जैसे इसी की बात करें सेल की, तो ये ग्रे, ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर्स में मिलती है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें भी। सैंडस्टोन है, इसके पार्टिकल्स मोटे होते हैं, तो ये परंतु इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं जितने कि कॉन्ग्लोमेरेट के होते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट भी इसी का एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का। कॉन्ग्लोमेरेट में फ्रेगमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसमें डेफिनेशन में भी फ्रेगमेंट्स और सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स, ये तीनों काम में लिए जाते हैं। तो इसमें जो है सैंडस्टोन है, इसमें जो पार्टिकल साइज है बड़ी साइज होती है, और पार्टिकल साइज बड़ी होने की वजह से वह आप हाथ लगा के देखेंगे तो खुरदरा महसूस होगा आपको। सेल आप हाथ लगा के देखेंगे तो स्मूथ महसूस होगा आपको, हाथ से फीलिंग आ जाएगी इसकी। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वार्ट्ज प्रीडोमिनेंटरी मिनरल, इसमें सैंडस्टोन में जो मिनरल है वो क्वार्ट्ज है,
मेन मिनरल है। क्वार्ट्जाइट है सैंडस्टोन से, जैसे सेल से स्लेट बनता है उसी तरह से सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनता है, और क्वार्ट्जाइट में भी क्वार्ट्ज ही है, मिनरल है वो क्वार्ट्ज है। ये भी अलग अलग कलर के हैं, ग्रे, ब्लैक, येलो, पिंक, रेड, अलग अलग कलर्स के ये हैं आपके सैंडस्टोन में। इसी तरह से लाइमस्टोन, आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक ही मिनरल की कोई रॉक है तो वो लाइमस्टोन है। इसमें कैल्साइट मिनरल होता है, ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कैल्साइट मिनरल है ये। इसमें जो कैल्शियम लाइमस्टोन है वह कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 98% तक रहती है इसमें। रॉक्स में ऐसा नहीं है कि दूसरे मिनरल्स भी इम्प्योरिटीज़ के रूप में भी प्रेजेंट रहते हैं। अपन बात कर रहे थे कि एक ही मिनरल की रॉक है लाइमस्टोन, परंतु इसमें भी कंपोजिशन आप देखेंगे तो 40 से 98% तक कंपोजिशन है, एक मिनरल की रॉक होते भी है। इसका मतलब दूसरी इम्प्योरिटीज़ है। तो रॉक की डेफिनेशन भी, यदि ट्रू सेंस में रॉक की डेफिनेशन देखी जाए तो रॉक को मिनरलॉइड मैटर के रूप में भी उसको डिफाइन करते हैं। रॉक इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स और मिनरलॉइड मैटर। एक शब्द और है मिनरलॉइड मैटर। मिनरल लाइक मैटर, मिनरल नहीं है, इम्प्योरिटीज है वह, मिनरल लाइक मैटर है वह। मिनरलॉइड मैटर का मतलब मिनरल लाइक मैटर। तो ये जो दूसरा पार्ट है इसमें वो मिनरलॉइड मैटर है या इम्प्योरिटीज़ हैं, ये कह दीजिए आप, सीधे शब्दों में कहेंगे तो इम्प्योरिटीज़ हैं। और जो प्योर लाइम है उसका कलर वाइट टू ब्राउन है, वाइट टू ब्राउन, बादामी कलर का भी होता है लाइमस्टोन। और इम्प्योरिटीज़ के रूप में देखें तो लाइमस्टोन बहुत सारे कलर्स में मिलता है। कॉन्ग्लोमेरेट आपको बताया था कि सबसे फ्रेगमेंट्स की बनी हुई होती है। सैंडस्टोन है उसमें तो पार्टिकल साइज बड़ी होती है, मेनली क्वार्ट्ज से कंपोज होती है, परंतु कॉन्ग्लोमेरेट है ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब बड़े साइज के पार्टिकल्स, बहुत बड़े साइज के, इसको पेबल्स या बोल्डर्स भी कह सकते हैं अपन, उस साइज़ के होते हैं इसमें। और इसकी जो फीलिंग से आप देखेंगे तो बिल्कुल खुरदरा ऊपर नीचे उसकी सरफेस है, एक जैसी सरफेस ही नहीं है कॉन्ग्लोमेरेट की। तो इसको उस दृष्टि से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके जो फ्रेगमेंट्स यदि राउंड गोल नहीं हो और एंगुलर हो, एंगल है वो पर्टिकुलर, तो उसको ब्रेक्सिया, ये भी आपकी जैसे कॉन्ग्लोमेरेट है, इसी तरह से ये भी रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं इसके रूप में। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये ग्रेन साइज के हिसाब से इसको दो भागों में बांट सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री की बात कर रहे थे अपन, तो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक पर नहीं आए हैं, पहले सेडिमेंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ओरिजिन के हिसाब से, उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड। क्योंकि ये सेडिमेंट्स के रूप में जमा होती है तो ये यांत्रिक रूप में भी बन सकती है और रासायनिक रूप में भी बन सकती है। यांत्रिक रूप में सीधा सीधा पार्टिकल्स जमा होते जाते हैं, तो वह, और कोई भी सीमेंटिंग एजेंट है उससे सीमेंटेशन और सॉलिड वह हो जाता है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया मैकेनिकल फॉर्म, जिसमें सैंडस्टोन और शेल, मैंने आपको बताया कि छोटे पार्टिकल्स और बड़े पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जमते जाते हैं तो वो शेल बन जाती है, बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो वो सैंडस्टोन बन जाते हैं।
कुछ रॉक्स ऐसे भी होती है जिसमें छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं और बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले डिपॉजिट होते हैं वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद में उससे छोटे पार्टिकल होते हैं और उसके बाद में सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्यों? जिनका वजन के हिसाब से, जो आप मिट्टी यदि पानी में डालेंगे तो मिट्टी तुरंत ही पानी में बैठ जाएगी। जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सबसे पहले बैठ जाएंगे। उसमें कुछ सिल्ट का पार्ट है वह पानी के अंदर रहेगा, वह धीरे धीरे बैठेगा। और क्ले है, क्ले काफ़ी समय तक सस्पेंडेड रहेगा, उसमें सेटल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वह आप देखोगे दूसरे दिन भी आप देखोगे तो एक क्लियर वाटर जैसा नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा सा उसमें मडी टाइप दिखेगा। तो ये पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स होती हैं उसमें जो बड़े पार्टिकल्स हैं वह सबसे पहले सेटल डाउन होते हैं, फिर उससे छोटे पार्टिकल, फिर उससे छोटे पार्टिकल और लास्ट में बिल्कुल महीन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये मैकेनिकल फॉर्म में सैंड स्टोन और शेल, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे उधर, ये दोनों एग्जाम्पल इसके हैं। फिर केमिकली फॉर्म में जो आप हैलाइट और जिप्सम है, नमक के भंडार हैं। पाकिस्तानी नमक देखा आपने, जड़ों के रूप में आता है बिकने के लिए। इसी तरह से जो साधारण नमक अपन खाते हैं ये भी पहाड़ के रूप में जमा है, तो उसको हैलाइट बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं, रॉक साल्ट भी बोल सकते हैं। ये हैलाइट है। जिप्सम है, इसमें क्या है कि ये सॉल्यूशन के रूप में रहते हैं। समुद्र में साल्ट कंटेंट है, आपको बताया था, वह लगभग 3.5% है और उसमें सोडियम और क्लोराइड की डोमिनेंस है। जहाँ पर सांबर झील है, राजस्थान में है, बहुत सारी पचपदरा है। तो इस तरह की जो झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं, उनमें पानी को एक साइड में कर दिया जाता है। पानी इवोपरेशन से ऊपर उड़ जाता है, पानी इवोपरेट हो जाता है, साल्ट नीचे होता है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है और क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। इसी तरह से ये जो प्रोसेस है ये इनऑर्गेनिक है। इसमें सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन से सॉल्यूशन बन जाता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गाढ़ा होता है वैसे वैसे फिर वह क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। जो बिल्कुल सोल्यूबल है वह क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जो सोल्यूबल बिल्कुल नहीं है वहाँ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और इससे जो रॉक्स बनती हैं उनका एग्जाम्पल है हैलाइट और जिप्सम। जिप्सम है ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आप जैसे हनुमानगढ़ से आगे चले जाते हैं, राउतसर आता है, राउतसर से आगे चले जाते हैं तो वह जो बेल्ट है, राउतसर से आगे का बेल्ट है, वहाँ पर जिप्सम के काफ़ी ऊपर आपको सरफेस पर ही जिप्सम दिख जाएगी और नीचे की लेयर्स में भी जिप्सम भरी पड़ी है वहाँ पर। तो ये जो फॉर्मेशन होती है जिप्सम की है या रॉक साल्ट की है, ये सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस से होती है। और क्योंकि परत दर परत जमती जाती है ये, और ये रॉक का रूप धारण कर लेती है, चट्टान का रूप धारण करती है। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन से जो कैल्साइट आपको बताई थी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें 40 से 98% होता है, तो ये प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन वाली प्रोसेस है। फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं और फ्लोक्यूल्स धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाते हैं। और ये डोलोमाइट है, इसमें दोनों रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्साइट में सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये जो इनऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, ये जो कैल्साइट और डोलोमाइट है, और इनकी प्रोसेस क्या है, प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन। और ऑर्गेनिकली पार्टिकल्स है, समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं, घोंगा है, सीप है, बहुत तरह के जीव जंतु रहते हैं, वो मरते भी हैं।
मरते हैं तो धीरे धीरे उनका डिपोजिशन होता जाता है और वह डिपॉजिट होके और उनके साथ दूसरे मटेरियल भी साथ साथ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पार्शियली डिकम्पोज्ड पेड़ और पौधे ये भी कुछ इस तरह से हलचल होते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं तो ये सारे दब जाते हैं और पार्शियली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। और इस तरह से जो उनकी जो लेयर्स बन जाती हैं तो ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल है लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। अब थर्ड ग्रुप आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये भी इग्नियस रॉक्स से या सेडिमेंट्री रॉक्स से या मेटामॉर्फिक रॉक्स से, मेटामॉर्फिक रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है क्योंकि इसमें जो मेन क्या है, मेटामॉर्फिज्म है, फॉर्म में चेंज है, इसमें फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको फॉर्म में चेंज होने को ही मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। इसकी दशा में, किस दशा में, फिजिकल या केमिकल दशा में चेंज हो जाता है तो वह मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक है इग्नियस रॉक से भी बनती है, सेडिमेंट्री रॉक से भी बनती है और खुद मेटामॉर्फिक रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, उसमें दशा में चेंज हो जाता है। परंतु चेंज किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ये नीचे की सतहों पर बनती हैं और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर थर्मल चेंजेज, टेम्परेचर की वजह से जो चेंज होते हैं उनको बोलते हैं थर्मल चेंजेज, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की वजह से चेंज होते हैं उसको डायनेमो थर्मल चेंजेज बोलते हैं, डायनेमो थर्मल चेंजेज बोलते हैं, जिसमें प्रेशर भी काम करता है और टेम्परेचर भी काम करता है। तो ये जो है इसमें केमिकली एक्टिव सॉल्यूशन भी इन्वॉल्व रहता है, इसके साथ साथ केमिकली एक्टिव सॉल्यूशन भी इन्वॉल्व रहता है। विशेषकर कई बार जो वॉइड्स हैं, खाली जगह है, वहाँ पर पानी भर जाता है और पानी में कुछ साल्ट्स डिजोल्व हो जाते हैं तो वह भी केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्यू टू चेंजेज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वाटर, जो चेंजेज होते हैं तो इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, इन रॉक्स को। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है वह ग्रेन साइज के आधार पर इनको भी दो भागों में बांट देते हैं, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड का मतलब उसमें लेयरिंग बन जाती है। कई बार तो चेंजेज इस तरह से होते हैं कि सेग्रीगेशन हो जाता है मिनरल्स का, एक जैसी टाइप के मिनरल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें तो इग्नियस रॉक्स में तो आपको बताया कि जो माइका है, क्वार्ट्ज है, फेल्डस्पार है, हॉर्नब्लेंडे है, इनका कंपोजिशन होता है। ये स्लो जो कूलिंग होती है तो अलग अलग मिनरल अपने हिसाब से अलग अलग, आप देखेंगे ग्रेनाइट, आप दुकान पर, मार्बल की दुकान पर, पत्थरों की दुकान पर आप देखेंगे ग्रेनाइट बहुत कलर के मिल जाते हैं और एक ग्रेनाइट में अलग अलग कलर मिल जाते हैं। वहाँ पर्पल कलर भी मिलेगा आपको, ग्रे कलर भी मिलेगा, ब्राउन कलर भी मिलेगा, डार्क ग्रे कलर भी मिलेगा, ब्लैक कलर भी मिलेगा। तो वो अलग अलग मिनरल्स का अलग अलग कलर है, क्योंकि ग्रेनाइट है, आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे वहाँ कूलिंग होती है, मैग्मा होता है उसमें, और वह बहुत स्लो होती है। कई बार तो उसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं कूलिंग में,
100 नहीं, हजारों वर्ष लग जाते हैं कूलिंग में, इतना स्लो होता है। तो इसलिए उसमें साइज अलग अलग हो जाती है। साइज अलग अलग होने की वजह से अब आप के दिमाग में ये प्रश्न होगा, जब हजारों वर्ष लग जाते हैं तो सरफेस पर कैसे ग्रेनाइट आ जाता है? तो ये वोल्केनिक इरप्शन से ना, उनकी वजह से आ जाता है, वोल्केनिक, उनकी वजह से सरफेस पर आ जाता है। इसमें भी मेल्टिंग हो जाती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि मेल्टिंग हो जाती है उसकी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो इसमें जो फोलिएटेड हैं उनके एग्जाम्पल हैं, लेयर बन जाती हैं इसमें भी। तो नीस, ये GNEISS है, इसका उच्चारण नीस है, और ये शिस्ट है, और इक्विडाइमेंशनल मार्बल है, लाइम स्टोन से, मैंने आपको बताया था ना, लाइम स्टोन का मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो ये मार्बल बन जाता है। ये जो है ग्रेनाइट है, नीस बन जाता है सेल से स्लेट और लाइम स्टोन से मार्बल। तो इस तरह से ये है। धन्यवाद।